सहारा प्रणाम। समय सवेरा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत चुरहे। सुबह का वक्त है। क्या कुछ हो रहा है आपके शहर में, देश और दुनिया में, लगातार हम आप तक पहुंचाते हैं और ये भी देखते हैं कि अलग अलग भाषा के अखबारों में प्रमुखता से क्या कुछ छपा है, किसे हेडलाइन बनाई गई है। देखते हैं अखबारों में आज की ताजा खबर। आज की ताजा खबर क्या है अखबारों में। हिंदी का अखबार देखते हैं नवभारत और फ्रंट पेज पर तस्वीर छपी है मैन ऑफ द मैच रहे कल के रोहित शर्मा की और लिखा गया है भारत ने जीता पहला वनडे। दरअसल बेहद रोमांचक ये मुकाबला रहा है। 5 वनडे मैचों की सीरीज भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही है और इसका पहला मुकाबला बेहद रोमांचक तरीके से भारत जीतने में कामयाब रहा। हीरो रहे मैच के रोहित शर्मा, जिन्होंने 72 रन बनाए और उनकी तस्वीर के साथ ही इसे फ्रंट पेज पर छापा गया है एक अहम खबर के तौर पर। और यह एक ऐसा मुकाबला था जब लगभग 59 रन पर आधी टीम पवेलियन भारत की लौट चुकी थी और मशक्कत कर रही थी 212 रनों की चुनौती को क्रॉस करने की। लेकिन ऐसे में आधी टीम जब 59 रन पर ही लड़खड़ा चुकी थी, रोहित शर्मा ने खेली समझबूझ भरी पारी और उनकी इस बेहतरीन पारी की बदौलत भारत आखिरकार पहला मुकाबला रोमांचक तरीके से जीतने में कामयाब रहा, महज 1 विकेट से। हालांकि लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक विकेट इस पिच पर गिरते जा रहे थे, कटक में यह कमाल हुआ। आखिरकार भारत 1 विकेट से यह मुकाबला जीता है। कुछ और अखबारों की हेडलाइंस देखते हैं क्या है आज की ताजा खबर। नवभारत टाइम्स में फ्रंट पेज पर एक अहम खबर है। लिखा गया है छुट्टियों की सेंचुरी। 2012 में महाराष्ट्र में 100 सरकारी छुट्टियां हैं और सबसे ज्यादा 10 छुट्टियां नवंबर के महीने में हुई है। ये एक खास बात रही है। दीपावली पर सरकार बंद, 10 नवंबर दूसरा शनिवार रहा, 11 नवंबर रविवार का दिन, 13 तारीख लक्ष्मी पूजन, 14 तारीख पाड़वा और 15 तारीख भाई दूज। क्या कुछ होगा आखिर, ये दिखाने की कोशिश की गई है छुट्टियों के तौर पर। और 2012 में खासतौर पर महाराष्ट्र में 100 सरकारी छुट्टियां होंगी। सबसे ज्यादा 10 छुट्टियां नवंबर के महीने में होगी और कुछ आंकड़े दिखाकर यह बताने की कोशिश की गई है कि अपने आप में ये राहत देती है सरकारी कर्मचारियों को, जो लगातार 1 महीना पहले ही छुट्टियों का कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं। कुछ और अखबारों की हेडलाइंस देखते हैं क्या है आज की ताजा खबर। अंग्रेजी का अखबार द इंडियन एक्सप्रेस और फ्रंट पेज पर एक अहम खबर 2G स्पेक्ट्रम घोटाले से जुड़ी हुई, जिसमें कनी मोदी आखिरकार जेल से बाहर आई हैं। एक दिन पहले इन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी थी और अब दूसरे दिन शाहिद बलवा को भी जमानत मिली। यही अहम खबर। शाहिद बलवा गेट्स बेल, कनी वॉक्स आउट ऑफ जेल। ये एक अहम खबर छापी गई है कि लगातार अब कुछ और ऐसे लोग हैं जिन पर मामले की सुनवाई होगी। लेकिन खास बात यह है कि मुश्किलें इनकी कम नहीं हुई है। इन्हें कोर्ट में हाजिरी जरूर देनी होगी, भले ही जमानत पर ही रिहा हो चुके हैं। दरअसल सीबीआई की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा को भी जमानत दे दी। सीबीआई के तमाम ऐसी दलीलें सामने जरूर रखी गई थी और खास बात यह रही कि सीबीआई ने जब बलवा को जमानत दी जा रही थी, उस याचिका का विरोध नहीं किया। आखिरकार बलवा को भी जमानत मिली। इससे पहले कनी मोदी को जमानत मिल चुकी थी, लेकिन एक रात तो उन्हें जेल में बितानी ही पड़ी। उसके बाद कल वो जेल से बाहर आ गई हैं। कुछ और अखबारों की हेडलाइंस देखते हैं आज की ताजा खबर। हिंदुस्तान टाइम्स में क्या छपी है। ये एक ऐसी खबर है जिस पर बवाल मचा हुआ है पूरे हिंदुस्तान में। सड़क से लेकर संसद तक लगातार इसी मसले पर चर्चा हो रही है। मसला है एफडीआई का, खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। विपक्ष लगातार इस बात का विरोध कर रहा है। सरकार की कैबिनेट ने इस बात की मंजूरी दी है कि अब खुदरा व्यापार के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मंजूर किया जाए। लेकिन यहां लिखा गया है पीएम फर्म ऑन रिटेल एफडीआई सेज won't roll it back।
अब प्रधानमंत्री ये साफ कर चुके हैं कि सरकार का ये कदम किसी भी हाल में वापस नहीं लिया जाएगा। विपक्ष उधर कड़ा रुख अख्तियार किए हुए है। उनका कहना है कि जब तक कि सरकार अपना कदम पीछे नहीं लेगी, ये प्रस्ताव वापस नहीं लेगी, किसी भी तरीके से बातचीत नहीं की जा सकती है। और सबसे खास बात यह है कि सदन में तो हंगामा हो ही रहा है, सड़कों पर जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आशंका यह है कि छोटे किराना व्यापारी इससे खत्म हो जाए। कुछ और अखबारों की हेडलाइंस देखते हैं। आज की ताजा खबर सामना में क्या छपी है। यहां बेलगांव में जिस तरीके से मोर्चा निकाला जा रहा है उसे अहम खबर बनाया गया है। शिवसेना का मुखपत्र है सामना। लिखा गया है सांगलीत कर्नाटक सा बस फोड़िया कोल्हापुरात बंद बेलगावात मोर्चा। और ये अहम खबर इसलिए भी है क्योंकि ये प्रकरण पिछले कई दिनों से गरमाया हुआ है। आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती है। दरअसल मसले की शुरुआत हुई थी जब शिवसैनिकों ने यह माना कि एक कार्यक्रम में बाला साहब ठाकरे की तस्वीर का अपमान किया गया है और उसके बाद कर्नाटक से सांगली आई बसेस में जमकर तोड़फोड़ की गई, एसटी बसेस में, और जमकर पथराव किए गए। उधर बेलगांव में भी मोर्चा निकाला गया। ऐसी कड़ी में कोल्हापुर बंद का आह्वान भी किया गया और सड़कों पर जगह जगह रास्ता रोको आंदोलन, शिवसैनिक टायर जलाकर के पूरी यातायात ठप करते हुए तस्वीरों में दिखाई गए हैं। कुछ और अखबारों की हेडलाइंस देखते हैं। मराठी का अखबार लोकसत्ता, इसमें आज की ताजा खबर छापी गई है फ्रंट पेज, राइट हैंड साइड की स्टोरी अण्णा हजारे की तस्वीर के साथ। और लिखा गया है अण्णा से 27 डिसेंबर पासून दिल्लीत पुन्हा उपोषण। ये ऐलान अण्णा हजारे का है कि जन लोकपाल बिल को लेकर के अगर सरकार वादा खिलाफी कर रही है तो वो एक बार फिर से अनशन के लिए तैयार हैं और शीतकालीन सत्र में पारित नहीं करवाया जाता है तो वे अपना अनशन एक बार फिर दिल्ली में शुरू करेंगे। पहले ही चेता चुके थे और कल अब उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सरकार धोखाधड़ी कर रही है और वादा खिलाफी कर रही है। सशक्त लोकपाल बिल लाने का वायदा इन्होंने किया था लेकिन वो निभा नहीं रही है और इसीलिए अन्ना तैयार हैं 27 तारीख से दिल्ली में अनशन करने के लिए। सांकेतिक अनशन एक दिन का 11 तारीख को जंतर मंतर पर करने की बात पहले ही कही जा चुकी है। कई ऐसे मसले हैं जो सामने निकल कर आ रहे हैं कि इस प्रारूप में वो चीजें नहीं है जो जन लोकपाल बिल में दी गई थी टीम अन्ना की ओर से और इसीलिए ये विरोध है। ये तमाम अखबारों की हेडलाइंस से सुर्खियां हैं। कुछ और भी खबरें हैं जो लगातार गाहे बगाहे सामने आती है और पूरी व्यवस्था पर सवाल भी खड़े करती है। कुछ ऐसी घटना सामने आई नवी मुंबई में, जहां पर एक कॉलेज में एक बार फिर कानून हाथ में लेते हुए दिखाई दिए छात्र। नवी मुंबई के नेरुल के कॉलेज में एक छात्रा को न सिर्फ जबरदस्ती मिर्च खिलाया गया बल्कि उससे उठक बैठक करवाई गई। मसला रैगिंग का था। रैगिंग की शिकार हुई छात्रा, नवी मुंबई के नेरुल की घटना। अभी दर्ज नहीं हुआ मामला। क्या कर रही है पुलिस? रैगिंग को लेकर भले ही कानून बने हों, लेकिन हकीकत यह है कि रैगिंग के मामलों में दिनों दिन बढ़ोतरी ही होती जा रही है। ताजा मामला नवी मुंबई का है, जहां नेरुल के साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स कॉलेज में एक छात्रा को रैगिंग का शिकार बनाया गया। रैगिंग के नाम पर छात्रा को जबरदस्ती मिर्ची खाने को कहा गया और उससे उठक बैठक करवाई गई। वो बच्ची के साथ जो है कुछ लड़कों ने, और लड़कियां थी, लड़कियां 2-3 लड़कियां थी, 2 लड़के थे, उसके मुंह में मिर्चा डाल दिया, उठक बैठक करो, सारी बोलो। तो ये गंदी बात है, ये किसी दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। वो छोटी बच्ची है, 2-4 लड़कियां और 1-2 लड़के थे। इतना होने के बाद उसका मोबाइल ले लिया, उसके बाद उसके मुंह में मिर्चा डाल दिया और चले गए। हालांकि छात्रा के पिता ने इसकी शिकायत पुलिस थाने में जरूर की है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की। वहीं इस मामले में कॉलेज प्रशासन ने किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है, जबकि कॉलेज प्रशासन को ये अच्छी तरह पता है कि अभियुक्त कौन है। बहरहाल इस मसले को लेकर छात्रों के परिजनों में गुस्सा है और जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो फिर कॉलेज प्रशासन के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अक्षय बागुल, समय, मुंबई।
और ये एक ऐसा प्रकरण है जो आए दिन सामने ही आते रहता है। कानून बहुत से बनाए गए हैं, लेकिन रैगिंग अब भी खत्म नहीं हुई है पूरी तरीके से। ये उसकी बानगी तो यही साबित करती है। इस अहम मसले पर बातचीत के लिए दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सूरज सिंह अध्यक्ष हैं एनएसयूआई महाराष्ट्र के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर ज्योति महेश्वरी साइकोलॉजिस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सूरज जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, छात्र संगठन से आप जुड़े हुए हैं, छात्रों के हित के लिए लड़ाई लड़ना आपका कर्तव्य आप पहले प्राथमिक तौर पर कहते हैं, लेकिन रैगिंग तो अब भी जारी है। क्या नहीं लगता कि सरकार पूरी तरीके से लगाम लगाने में नाकाम रही है? देखिए, ऐसा है कि हमने कुछ दिनों पहले ही जाके हमारी मीटिंग हुई थी सतीश बंटी पाटिल जी से, उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर की पूरी टीम को बुलाया गया था। उसके अंदर ये निर्णय लिया गया था कि छात्रों के लिए 24 आवर्स हेल्पलाइन नंबर बनाई जाएगी, एंटी रैगिंग स्क्वाड बनाया जाएगा, और हर कॉलेजेस के अंदर जो महिलाएं पुलिस हैं, जो कि हमने कभी नहीं देखा होगा, वो कि सिविल ड्रेस के अंदर वहां पर मुआयना करेंगी। हर कॉलेज के पास पेट्रोलिंग होगा। ये जो घटनाएं कॉलेजेस के अंदर होती हैं, अब उसके पीछे से अभी वहां पे एंटी रैगिंग जो स्क्वाड बनाई गई है, वो दिसंबर से फर्स्ट वीक से अंदर कॉलेजेस के अंदर वो सिविल ड्रेस के अंदर महिलाएं भी रहेंगी और उसके अंदर जेंट्स पुलिस वाले भी रहेंगे। उस तरीके से बच्चों के अंदर ऐसी कुछ घटनाएं अगर आती हैं तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और महाराष्ट्र सरकार ने ये कानून भी लागू किया, अगर वो बच्चे फॉल्ट में पाए जाते हैं जो ऐसा करते हैं, तो उनको कॉलेज से तो उनके ऊपर एक्शन होगा ही होगा, साथ ही साथ पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेटर उनके घर वालों के पास जाएगा। यानी 1 दिसंबर से ये कार्रवाई शुरू होने वाली है। ये राज्य के गृह राज्य मंत्री ने आपको आश्वासन दिया है व्यवस्था को लेकर के, लेकिन इससे पहले भी कई कानून कायदे हैं। देखा यह गया कि शिकायत के बाद भी वैसी कोई सख्त कार्रवाई अब तक हो नहीं पा रही थी। देखिए, ऐसा है कि ये जो रैगिंग का जो मसला है, कॉलेज के अंदर विद्यार्थी रहते हैं, वहां पर पुलिस का जाना पहली बात तो सही बात है नहीं, क्योंकि इसके ऊपर हम भी बहुत ही वो चाहते हैं कि जहां पर पढ़ाई लिखाई होती है उस कॉलेज कैंपस के अंदर पुलिस वालों का जाना ये सही बात नहीं होती। उसमें बच्चों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। लेकिन बात यह है कि जो बच्चे सीनियर विद्यार्थी रहते हैं, ये कुछ तबके के लोग ऐसे विद्यार्थी रहते हैं जो ये चीजें करते हैं, ना कि सभी विद्यार्थी रैगिंग के अंदर। ये सबसे खास बात है कि अब विद्यालय के अंदर जो विद्या का मंदिर है, कानून की कितनी बड़ी पैठ हो, ये एक सीमा जरूर होती है। तो इसमें क्या मानसिक रूप से कुछ बदलाव की जरूरत हो सकती है? डॉक्टर ज्योति महेश्वरी हमारे साथ हैं। ज्योति जी, जिस तरीके से ये एक अहम सवाल आता है कि अब कानून से तो हर चीज नहीं सुधारी जा सकती, आपको लगता है कि आज के युवा वर्ग में भी कुछ ऐसे मानसिक स्तर पर बदलाव की जरूरत है जो इस तरीके की चीजों को खुद गलत समझना शुरू कर दें? बिल्कुल सही फरमाया आपने कि जो भी व्यवहार होता है हर एक इंसान का, वो उसकी मानसिकता का दर्शन होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। एक काउंसलिंग जो कह सकते हैं, ये हर विद्यार्थी के लिए होना बहुत ज़रूरी है। और जिसमें भी जैसे बताया है इन्होंने कि कुछ खास बच्चे होते हैं, हर बच्चा इन्वॉल्व नहीं होता है, तो वो जो खास बच्चे हैं उनको चुनकर उनके लिए ज़रूरी ये है। और मैं कहूँगी सिर्फ कॉलेज नहीं, तो इसकी जो शुरुआत है ये स्कूल लेवल से हो जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तभी उनके मन पर आप अगर ये डाल देते हैं कि एक दूसरे में आपस में व्यवहार कैसे रखना है, तो आई थिंक आगे चलकर वो काफी अच्छा असर दिखा सकता है। बिल्कुल। लेकिन ज्योति जी, जिस तरीके से एनएसयूआई से जुड़े सूरज जी भी ये मान रहे हैं कि हर किसी छात्र की ये मानसिकता नहीं होती, किसी खास तबके से ही ये मानसिकता बाहर निकल कर आती है, लेकिन आखिर वो तबका क्या होता है? क्यों इस तरीके की मनोवृत्ति इन छात्रों के सामने आती है जो खुद ये देखती भी है कि इसके दुष्परिणाम सामने आते हैं? बिल्कुल, इसमें बहुत सारी वजह है। सबसे पहली और अहम वजह है कि उस बच्चे की पर्सनालिटी, जो कि बच्चा इनबॉर्न रहता है, कोई एग्रेसिव की जो पर्सनालिटी होती है। दूसरा होता है घर का माहौल, कि अगर उन्होंने एग्रेशन ऐसे देखा है तो एक वो चीज है जो देखा हुआ एग्रेशन। दूसरा ये है कि उनके अंदर जो है एक घर पे वो दबाव रहता है, वो अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते हैं, शायद उनको उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है, तो वो सारी एनर्जी वो गलत तरीके से डाइवर्ट करते हैं। तो ये भी एक वजह है। तीसरी वजह होती है कि उनमें एक बोर्डम रहता है, या उनको सही तरीका नहीं मिलता है। उनकी अगर इंटेलिजेंस लेवल है या उनकी जो भी शारीरिक एक एनर्जी है उसको यूज करने के लिए, तो वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए जो है ये गलत रास्ते चुनते हैं। ये तमाम चीजें हो सकती है जो वजह के तौर पर सामने आती है जब रैगिंग की घटनाएं सामने आती है। डॉक्टर ज्योति महेश्वरी साइकोलॉजिस्ट हैं और वो ये मान रही हैं कि आखिर क्या हमारी खुद की पारिवारिक स्तर पर भी कोई जिम्मेदारियां नहीं बनती ताकि ऐसी घटनाएं सामने ना आए। सूरज जी और डॉक्टर महेश्वरी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ हो सकते हैं इसके उपाय और हमारी खुद की क्या है जिम्मेदारी।
तेरे चाहने वाले ना सामने के 4 रोज में बैठते हैं, पीछे की 40 रोज मेरी है। सिर्फ बनी ही है मजा देने के लिए, चाहने वालों को भी और लड़ने वालों को भी। समय चौपाल में आज मैं अंधेरी के जेपी रोड इलाके में मौजूद हूं और जिक्र करूंगा यहाँ जो मेट्रो रेल चलने वाली है उसका जो काम हो रहा है बहुत सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। जब ये शुरू किया गया था तब लोगों को बहुत सपने दिखाए गए थे और खास करके दुकानदारों को, लेकिन आज तक किसी दुकानदार से अच्छा कोई कॉपरेशन नहीं हुआ। ये लोग काम करते हैं, सामान यहाँ फेंक रहे हैं, बच्चे आते जाते हैं, उनके अंदर किले छुपते हैं, कई बुजुर्ग लोग गिरते हैं, वायर केबल का ऐसे ही फेंकते हैं, ऊपर से सामान गिरता है, इनकी कोई सिक्योरिटी का पता नहीं है। या हॉकर्स लोग धंधे लगाते, चलने की जगह नहीं रहती, तो या कुछ इमरजेंसी होती है तो एम्बुलेंस अंदर कैसे आ पाएगी। आज देखिए मेरे साथ समय चौपाल शाम 6 बजे। प्रायोजक सुवर्ण स्पर्श, समस्या अनेक उपाय एक। समय सवेरा में ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। एक अहम विषय पर हो रही है दो बेहद खास मेहमानों से चर्चा कि रैगिंग की घटनाएं अब भी क्यों बदस्तूर जारी है। कई कानून इसके लिए बनाए गए हैं, बावजूद इस तरह की घटनाएं सामने निकल कर आती है, जैसा कि नवी मुंबई में देखने को मिला है। क्या कुछ कानून इससे पहले बनाए गए हैं इस पर लगाम लगाने के लिए, वो हम आपको बताते हैं। महाराष्ट्र एंटी रैगिंग एक्ट 1999 कानून कहता है कि रैगिंग में दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई होगी, छात्रवृत्ति जैसी विशेष सुविधाएं इनकी खत्म हो जाएगी, कैंपस सिलेक्शन से भी इन्हें हाथ धोना पड़ सकता है, रिजल्ट पर रोक लगाई जा सकती है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्पर्धा पर भी भाग लेने से पाबंदी होगी, हॉस्टल से इन्हें निकाला जा सकता है, एडमिशन में जो आगे इन्हें लेना है उसमें दिक्कतें आएगी, तत्कालीन एडमिशन रद्द होगा, सजा के तौर पर 3 साल तक की कैद तक का प्रावधान है, जुर्माने के रूप में पैसे भी भरने पड़ सकते हैं 25,000 रुपए तक अधिकतम। ये तमाम वो चीजें हैं जो प्रावधान के तौर पर सामने लाई गई है। यहां तक कि सीधे सीधे निलंबन तक हो सकता है कॉलेज और स्कूल से। और इन तमाम चीजों के होने के बावजूद ये घटनाएं हो रही है। सूरज सिंह अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र प्रदेश इकाई के NSUI के, और डॉक्टर ज्योति माहेश्वरी साइकोलॉजिस्ट हैं, दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। ज्योति जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप जिस तरह से बता रही हैं कि घर में किस तरीके का परिवेश है वो भी असर करता है छात्रों पर, और उसका एक रूप देखने को मिलता है स्कूल्स में जो रैगिंग की घटनाओं के तौर पर सामने आता है। क्या आपको लगता है माता पिताओं की बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि पहले गुरु तो वही है बच्चों के? बिल्कुल सही। एक तो जैसे मैंने कहा है, जो पर्सनालिटी होती है बच्चे की उसे तो हम बदल नहीं सकते क्योंकि वो जन्म से वैसे होते हैं, लेकिन जो उनका एक संगोपन कहते हैं वो माँ बाप को बहुत ध्यान देना जरूरी है। और कहीं अगर वो बच्चे में जानते हैं कि ये प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, अगर कोई भी उनके वर्तणूक में अगर तकलीफ दिखाई देती है तो उन्हें चाहिए कि वो प्रोफेशनल हेल्प तुरंत ले ले। पहले तो अपने आप से ही हैंडल करने की कोशिश करे, नहीं होता है तो प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत जरूरी है। तो जितनी जल्दी ये करते हैं उतनी जल्दी तकलीफ हम कंट्रोल कम कर सकते हैं, और ये प्राथमिक तौर पर ही समझ लिया जाए तो दिक्कतें कम होगी। बिल्कुल। सूरज जी, आप छात्र संगठन से जुड़े हुए हैं, आप और हम सब कॉलेज को देख और परख चुके हैं, समझ चुके हैं। आपको नहीं लगता कि इस तरीके की कॉलेज में हरकतें होना, रैगिंग करना अपनी दबंगई दिखाने जैसी एक बात होती है, और निश्चित रूप से जो राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए छात्र संघ होते हैं ये बढ़ावा देते हैं इस तरीके से नेता तैयार करने के लिए, और इसलिए भी घटनाएं सामने आती होंगी? देखिए, ऐसा है, मैं आपको बता देना चाहूंगा, मैं मुंबई NSUI का अध्यक्ष हूं जी, तो इस नाते मैं बता देना चाहूंगा कि ये जो आपका कहना है सरासर गलत है कि छात्र संगठन रैगिंग को बढ़ावा देते हैं। छात्र संगठन कभी रैगिंग को बढ़ावा नहीं देते। जो कि NSUI, जो कि कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है, इसने आज तक कभी भी जो भी काम किया है वो कांग्रेस आइडियोलॉजी से किया है। और हमारे संगठन के अंदर जितने भी लोग हैं और जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए रहते हैं वो कॉलेज के प्रॉपर विद्यार्थी रहते हैं। हमारे अंदर एक एज क्राइटेरिया है, उस एज क्राइटेरिया के बाहर के लोग नहीं रहते। 27 वर्ष के लोग तक NSUI में रहते हैं। हमारे यहाँ पर सभी लोग विद्यार्थी रहते हैं। तो विद्यार्थी, कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो रहते हैं वो अपने ही विद्यार्थी का रैगिंग कभी नहीं करते। ये तो प्रत्यक्ष रूप से कोई भी छात्र संगठन इस तरीके के बढ़ावे देने वाली बात तो नहीं करता, लेकिन मैं जो सवाल करना चाह रहा था कि परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, क्या दिमाग में ये होता है कि अगर लीडरशिप क्वालिटी सामने लानी है तो इस तरीके की दबंगई दिखाने से कुछ हद तक कि वो माहौल में छाता सा नजर आएगा? क्या ये मनोभाव कहीं सामने आते हैं?
इसे आप लीडरशिप क्वालिटी न कह के आप उसे ये कह सकते हैं कि उन्हें वहां पर अपनी दबंगई दिखानी है। जो कॉलेज के जो असामाजिक तत्व टाइप के बच्चे रहते हैं, कॉलेज में सभी तबके के लोग पढ़ते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ कॉलेज में मजा मस्ती करने के लिए आते हैं, और उस तबके के जो लोग रहते हैं उनको एक अपने जूनियर छात्रों में वर्चस्व बनाना होता है। उन्हें ये दिखाना होता है, उन्हें ये बतानी होती है कि हम इस कॉलेज के अंदर वी आर द बॉस। तो इसलिए वो ऐसा करते हैं कि हम दिखाएं कि जूनियर छात्रों को कि अगर आपको यही सवाल भी आता है, और इससे एक जुड़ा ये भी सवाल कि जो छात्र संगठन इतने सारे होते हैं, क्या इनकी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे छात्रों को फाइंड आउट करें और उनके साथ कुछ सही सुलूक किया जाए जिसके वो पात्र हैं? देखिए, ऐसा है कि हर साल जब भी कॉलेज रिस्टार्ट होता है उस वक्त पे ज्यादा करके मसले ये आते हैं। तो फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई से लेके फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर तक 3 महीने तक NSUI मुंबई के अंदर हम एंटी रैगिंग स्क्वाड करके हमारी जो पूरी टीम है ये पूरा काम करती है। वो कॉलेजेस के अंदर घूम के ये फाइंड आउट करती है किसी बच्चे के साथ में अगर ये प्रॉब्लम है, एंटी रैगिंग का कोई भी उन्हें मसला लगता है, किसी बच्चे के अंदर रैगिंग हो रही है वहां पर, तो वहां पर हमारी जो छात्र संगठन के जो हमारे लोग रहते हैं NSUI के, वो लोग वहां के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करके प्रिंसिपल से बात करके, अगर छोटी बातें हैं तो उसे प्रिंसिपल से बच्चों से आपस में बात करके सुलझा देते हैं। कोई बड़ी बात है तो हम प्रिंसिपल और पुलिस स्टेशन में ये इत्तला किया जाता है। बिल्कुल, लेकिन सूरज जी, एक अहम सवाल ये भी उठता है कि ये अक्सर देखा जाता है कि इसे वर्चस्व की लड़ाई भी माना जाता है, और जिस तरीके से ये रैगिंग की घटनाएं सामने आती है, इससे जुड़े लोग वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होते ही हैं जिनका कोई वरदहस्त होता है, किसी का आशीर्वाद इन्हें मिला हुआ होता है। तो क्या ऐसे में कुछ उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती जिनका आशीर्वाद ऐसे लोगों को मिला होता है जो रैगिंग की घटना में शामिल होते हैं? देखिए, जो इन पे आशीर्वाद दे रहा है, पहली बात तो ये है कि ऐसे लोगों को हमें फाइंड आउट करना चाहिए कि ऐसे लोग कौन है कि जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे लोगों को अगर उनको तो संगठन का, उनको तो कोई पार्टी भी उनको अपने साथ में रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि रैगिंग की जो मसले हैं, बच्चे विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं। बिल्कुल, और इस तरीके की चीजों से बहुत बड़ी घटनाएं भी सामने आती है। ज्योति जी, बहुत आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, साइकोलॉजिस्ट आप हैं, कि कई बार सुसाइड तक की घटनाएं सामने आई है। आपको क्या कुछ लगता है कि कहां ऐसे एहतियाती कदम उठाए जाएं ताकि इस तरह की घटनाएं सामने ना आए? जैसे हमने शुरू में मैंने बताया कि ये बच्चों का काउंसलिंग और माँ बाप को शुरू से देखना चाहिए। वैसे ही जो हमारे पास कानून है उनका इस्तेमाल जो है वो बहुत स्ट्रिक्टली कह सकते हैं होना ये बहुत सबसे जरूरी बात है कि अगर हम खुद को देखें, साथ ही साथ कानून का भी सही तरीके से अगर पालन किया और करवाया जाए तो शायद ऐसी परिस्थितियां सामने ना आए। एक अहम मसले पर बातचीत के लिए सूरज जी आप हमारे स्टूडियो में आए, धन्यवाद आपका। और डॉक्टर ज्योति जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हमें खुद अपनी जिम्मेदारी तो समझनी होगी, साथ ही सरकार को भी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे इजाजत दें। सहारा प्रणाम। पर तुम्हें बुरा नहीं लगा ना? मैंने तुम्हें